हेलो स्टूडेंट, तो आज हम जो मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया था। अब हमारा जो पार्ट 4 का जो वीडियो आ रहा है उसमें पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर का खंड स। तो देखते हैं हम खंड स में कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो खंड स है, खंड स में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 14 से। खंड स में हमारा जो 14 क्वेश्चन है वो कहाँ से है? तो क्वेश्चन दे रखा है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो हम पूर्णांक संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से दिया हुआ है। इसमें 8वां में क्वेश्चन सॉल्व दिया, यानी कि सेक्शन डी, सी और डी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि दो में से कोई एक सवाल सॉल्व करना है। हम यहाँ पर आपको दोनों सवाल सॉल्व करवाएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखो 8वां में क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 4√x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक मूल विद्यमान हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के। तो देखो सॉल्व कर रहे हैं हम पहले, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले से ऊपर वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिखेंगे माना कि पहली क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या लिखेंगे? पहली क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या मान लेंगे हम इसको? सबसे पहले x मान लेंगे। अब हम दूसरी लेंगे, तो दूसरी हमारी जो संख्या है वो जो दूसरी संख्या होगी उसको हम लिखेंगे x + 1। पहली संख्या क्या लेनी है? x मानना है और दूसरे को मानना है x + 1। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306। तो हम गुणा करेंगे, हमारी पहली संख्या x है उसका गुणा करना है x + 1 से और इसका उत्तर कितना आएगा? 306। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाएंगे इसकी। तो x को x से गुणा करेंगे तो x², x को +1 से करेंगे तो x और बराबर आ जाएगा हमारे पास 306। तो 306 इधर आता है तो हमारे पास समीकरण बनेगी x² + x - 306 बराबर 0। ये हमने बनाई द्विघात समीकरण। अब हमको इस द्विघात समीकरण से संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि हमारे पास है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से जब इस समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण हमारे पास है x² + x - 306 बराबर 0। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं गुणनखंड करना सिखाता आपको। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का गुणा करो। x² को 306 में गुणा करोगे तो 306x² हो जाएगा। अभी हम x² को साइड में रखते हैं, हम 306 के गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो 306 है उसके गुणनखंड करेंगे तो 2 की टेबल से ये जाएगा एक बार, एक हासिल बची 10 5 बार और 3 बार, फिर 3 की टेबल से 5 बार एक बार, फिर 3 की टेबल से 3 एकम 3, 2 बचे 7 3 21, अब 17 की टेबल से एक बार। हम देखते हैं 2 को 3 में गुणा करेंगे तो 6, 3 को 3 में करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18। तो आंसर आया हमारा 18 और यहाँ आया 17। अब हमको ये देखना है कि वो जोड़ने या घटाने का क्या बीच की वैल्यू x मतलब 1 आ रहा है। तो देखेंगे 18 में से 17 घटा दें तो प्लस का 1 हमारा बचता है। तो हम लिखेंगे इसको x² + 18x - 17x - 306 बराबर 0। अब देखते हैं हम इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। ये गुणनखंड करने का तरीका है। कॉमन चीज हम देखते हैं तो x दोनों में कॉमन है, तो एक x बाहर ले लिया, एक x अंदर बचा, तो x × x x²। 18x है हमारे पास, तो x तो ऑलरेडी बाहर है तो हम अंदर कितने लिख लेंगे? 18। दूसरा शॉर्ट तरीका देखो मैं बताता हूँ। यह है वैसा वैसा पीछे ब्रैकेट में एक बार x + 18 लिख लो और बराबर लगा दो 0। देखो x ऑलरेडी पड़ा है, लाने कितने हैं? -17। जब -17 को x से गुणा करेंगे तो -17x आएगा
और माइनस प्लस माइनस होता है और 17 को 18 में गुणा करेंगे तो 306 आएगा। इस तरीके से हमने देखा कि दोनों एक जैसे हैं, उन गुणनखंड को तो लिख लेंगे हम x प्लस 18 और जो बाहर पड़े एक x पड़ा और एक माइनस के 17 उनको ले लिए। इस तरीके से हमने इस समीकरण का गुणनखंड किया। अब गुणनखंड से वास्तविक तो हमको संख्या निकालनी थी, तो हम देखते हैं इसके अंदर, तो हम देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो इसके अंदर हम देख रहे हैं हमारे पास दो गुणनखंड आए, तो हमको अगर मूल ज्ञात करना है तो मूल लिखते, पर यहाँ संख्या निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे x प्लस 18 बराबर 0 और एक तरफ लिखेंगे x माइनस 17 बराबर 0। जब 18 उस तरफ जाता है तो प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जब x का 17 उधर जाता है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्वेश्चंस में क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहा है। अब ये तो ऋणात्मक है तो ये काम की नहीं, ये धनात्मक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो x थी, तो हम लिखेंगे कि हमारी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो पहली क्रमांकक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी 17, और जो दूसरी संख्या हमारी है वो हो जाएगी, दूसरी संख्या यहाँ पे 17 प्लस 1 बराबर 18। इस तरीके से हमने दोनों पूर्णांक संख्याएं ज्ञात की। ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा 2026 जो बोर्ड एग्जाम है 10वीं क्लास का, उसके लिए। अब अपन बात करते हैं इसका और क्वेश्चन, ये भी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। और में क्या पूछा है कि द्विघात समीकरण है हमारे पास 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है तो मूल विद्यमान है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो देखो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास जो सवाल है वो हम लिख लेंगे। तो सवाल है 3x², तो सवाल हमको दिया हुआ है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको 3 टेबल बताऊंगी जी। एक तो होता है b² माइनस 4ac, और जब ये मान 0 है और ये b² माइनस 4ac दिया हुआ है, तो जब इसमें 0 छोटा है और जिसके सामने मुंह खुला है वो बड़ा है, तो b² 4ac बड़ा है, ऐसी कंडीशन लागू होती है, तब हम कह सकते हैं 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4। तो हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। पर जब b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे, पर कैसे होंगे, समान होंगे। पर अगर हमारे पास आ जाए b² माइनस 4ac और इस तरीके से आ जाए तो ये मूल 0 की तरफ खुला और इस तरफ नहीं है, मतलब 0 बड़ा है, ये छोटा है, मतलब नेगेटिव मान, तो मूल या तो काल्पनिक होंगे, या तो मूल काल्पनिक भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं कोई मूल नहीं। अब हम देखते हैं कि पहले हमको इसके मूलों की प्रकृति चेक करनी है। जब मूलों की प्रकृति चेक करनी है तो हमको विकृत कर निकालना पड़ता है। विकृत कर जो है जिसको हम लिखते हैं d से, और इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आई, प्लस में आई तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, अगर 0 आई तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और 0 नेगेटिव में आए तो कोई मूल नहीं होंगे। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले ऊपर दी गई इक्वेशन को हम तुलना करेंगे। तो तुलना हम कर रहे हैं ऊपर दी हुई इक्वेशंस को, तो इसको हम तुलना किससे करेंगे, तो इससे तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास a का मान निकल के आता है x² के आगे, x² के आगे 3 दिया है तो a का मान 3, x के आगे b दिया है तो x के आगे b है माइनस 4 अंडर रूट 3। c कांस्टेंट राशि है जिसकी जगह दिया हुआ है वो 4। इस पूरे मान को इसमें रखेंगे तो हम देखते हैं कि d बराबर b का मान कितना है, माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है हमारे पास 4।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 4 तिया 12, 12 इंटू क्या होता है 12 इंटू हमारा होगा 4। सॉल्व करते हैं 16 तिया 48 और यहाँ पे भी 12 चौके 48, उत्तर आ गया 0। तो चूंकि हमने पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे पर कैसे होंगे, समान। प्रश्न में क्या कहा है, अगर मूल विद्यमान हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल है इसके, जब मूल ज्ञात करने होते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र, और इसी का दूसरा नाम है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। अब सुनना ध्यान से, श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघात सूत्र हमको याद होना चाहिए। हमारा सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। जब इसके अंदर हम मान को रखते हैं तो हम पाते हैं कि x बराबर माइनस का माइनस बी स्क्वायर, बी का मान बी का मान है माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान हमने यहाँ निकाला, कितना उत्तर है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0 बटे 2 इंटू ए का मान 3। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 4 अंडर रूट 3, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे हम तो ये हमारे पास कटेगा 2 बार और ये हमारे पास कटेगा 3 बार। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 3 बटे 3। तो हम कहते हैं इसके जो मूल होंगे वो होंगे 2 अंडर रूट 3 बटे 3 कोमा 2 अंडर रूट 3 बटे 3। देखो दोनों समान भी आए और 2 मूल होंगे। इस चैप्टर में याद रखना है द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में हमेशा मूल कितने होते हैं 2। इस तरीके से हमने और वाले भी दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P 2 - 3 Q 10 y के बीच की दूरी 10 इकाई है। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 7वां निर्देशांक ज्यामिति से है। तो देखो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक रेखा दी हुई है, उस रेखा के दो निर्देशांक दिए हुए P और Q। P के निर्देशांक दिए हुए 2 - 3 और Q के निर्देशांक दिए हुए 10 और 12। हमको क्वेश्चन में दिया है यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है वो हमको दी हुई है 10 इकाई। अब हम सब पढ़ के आए हैं कि जब इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है तो इसको तो हम मानते हैं x1 y1 और इसको मानते हैं हम x2 y2। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में हमको y का मान निकालना है। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारे पास बीच की दूरी का हमारे पास PQ है, तो इसका मान होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब मान को पुट करते हैं बीच की दूरी तो हमको दी हुई है 10 अंडर रूट, बताओ x2 का मान कितना है, x2 का मान दिया हुआ है 10 माइनस x1 कितना दिया हुआ है 2, देखो इधर x2 लिखा है इधर x1 लिखा है का होल स्क्वायर। बताओ y2 का मान कितना है, y दिया हुआ है माइनस y1 का मान कितना दिया हुआ है तो माइनस का 3 दिया है और होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस तो y प्लस क्या आ गया 3 का होल स्क्वायर। हम देखते हैं कि इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर तो आपके पास कितना हो जाएगा 100 बराबर अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर एक समीकरण होती है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होती है। अब देखो इधर इस मान को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो मान है वो तो हो गया
ए का और ये हो गया बी। इन दोनों मानों को इस पूरे के अंदर सॉल्व करेंगे तो देखो ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 वाई ए की जगह है 3 वाई तो हम लिख लेंगे वाई और 3 है तो वाई इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर तो बी की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 64 को इस तरफ भेजा तो हमारा हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर 3 दूनी 6 तो 6 वाई आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएंगे 9। 64 में से 100 गए, ठीक है, तो 64 में से 100 गए तो कितने बचे 36 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। अब 9 इस तरफ आ गए तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 9 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस इधर 9 उस तरफ चले गए 36 में से 9 गए तो कितने बचे तो 36 में से हमारे 9 जाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 27। कितने बचते हैं 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब हम क्या करते हैं तो अब हम देखेंगे इस सवाल की एक समीकरण बन गई हम जो दूसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर में पढ़ते हैं उस तरीके से। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसको तो हमारी समीकरण इस तरीके से बन के आ गई। तो देखो ये पूरा उस तरफ चला गया तो समीकरण क्या बनी वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस के 27। अब हमको y का मान निकालना है। y का मान निर्देशांक में धनात्मक भी आ सकता है ऋणात्मक आ सकता है। तो हम वही दूसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर में पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। तो हम 27 के गुणनखंड करेंगे तो 27 के गुणनखंड हमारे पास क्या निकल के आएंगे 3 की टेबल से 9 बार, 3 की टेबल से 3 बार और 3 की टेबल से 1 बार। देखो 3 into 3 कितना होता है 9, 9 में से 3 गए 6 आ गए तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस के 27। सॉल्व करेंगे इसको तो दोनों में y कॉमन ले लिया y प्लस 9 हो गया। इसको एक बार है वैसा वैसा आपको लिख लेना है। देखो y तो है माइनस 3 कर देंगे तो 3y और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। इस तरीके से हमारे पास दो गुणनखंड निकले, एक तो y माइनस 3 और एक हमारे पास निकला y माइनस 9 बराबर 0। अब सुनो ध्यान से, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। अब हम करते हैं इस क्वेश्चंस के अंदर तो एक बार तो लिखते हैं y माइनस 3 बराबर 0 और एक बार लिखते हैं y प्लस 9 बराबर 0। तो y का मान एक तो आएगा प्लस का 3 और एक y का आएगा माइनस का 9। अतः हम कह सकते हैं कि y के दो मान हो सकते हैं, एक तो प्लस का 3 और एक माइनस का 9। अब इसका दूसरा और का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये भी हमारा बीच की दूरी का ही सूत्र लगेगा। तो देखो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो हमको निर्देशांक याद रखने हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज दिया है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं ए बी और सी। निर्देशांक में हम देख लेते हैं कौन कौन से है। तो 5 माइनस 2 6 4 5 माइनस 2 6 4 और एक हमको दिया हुआ है 7 माइनस 2। क्या दिया हुआ है 7 माइनस 2। हमको ये चीज चेक करनी क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम क्या करेंगे इनके बीच की दूरियां निकालेंगे। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरियां समान है तो ये समद्विबाहु हुआ, तीनों बीच की दूरियां समान है तो ये समबाहु हुआ और तीनों अलग अलग है तो ये विषमबाहु हुआ। तो शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो हम बात करते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो हमारा सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सुनो ये हमारे पास ए बी है तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिखेंगे। बताओ x2 का मान हमारे पास कितना है तो x2 का मान है हमारे पास 6 माइनस बताओ x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर। बताओ y2 का मान कितना है तो y2 का मान है हमारे पास 4 माइनस
एक बार फिर माइनस है और 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास निकल के आएगा 6 में से 5 गए तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। और आगे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का होता है 36, तो आंसर आ गया अंडर रूट 37। क्लियर। अब अपन निकालते हैं BC के बीच की दूरी। ये लाइन का आंसर आ गया, कितना आया अंडर रूट 37। अब इसका निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो वही सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमको ये वाले में पहले हमको इसको मानना है, इसको अपन पहले मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y। ऐसा क्यों, b पहले आता है तो x1 y1, c बाद में आता है तो x2 y2। मान रखेंगे अपन इसके अंदर तो ध्यान से देखना। बताओ x2 का मान अब कितना है, x2 का मान 7 माइनस x1 का मान कितना है 6, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर। बताओ y2 का मान कितना है, तो y2 का मान -2 है, सूत्र का माइनस, y1 का मान कितना है 4, तो लिख लिया 4 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर -2 -4, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो -2 -4 माइनस का 6 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये भी आंसर आ गया अंडर रूट 37। तो हम कह सकते हैं कि ये मान भी कितना है अंडर रूट 37 है। अब तीसरा ट्राई करके देखते हैं CA, तो हम लिखेंगे CA के बीच की दूरी वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब मान रखते इसमें तो अब हमको क्या ध्यान रखना है, अब हमको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर इसको तो लिखेंगे x1 y1 और इसको लिखेंगे x2 y2। अब मान रखो, बताओ x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -6, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -2, सूत्र का माइनस और y1 का मान भी कितना है -2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 में से 7 गए तो -2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 5 में 7 जाते ही नहीं तो अगर 5 में से 7 घटाते हैं तो -2। अब देखना है माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर तो आ गया 4 माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 4 आ गया और 4 हम लिख सकते हैं 2। अब हम देखते हैं कि ये तो मान हो गया, तो क्या 2 मान समान है और एक अलग है, तो 2 मान जब भी त्रिभुज के बराबर होते हैं, 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसको AB बराबर BC बट इज नॉट इक्वलेंट टू AC या CA। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आ गया समझ में? इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन, सिद्ध करो। ये हमारा आता है त्रिकोणमिति से, और त्रिकोणमिति की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके जो 10 सवाल दिए उनको हमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा बोर्ड में एक क्वेश्चन तो वहां से फिक्स से आता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो 7 tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए होता है। क्लियर? और यहाँ पर 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाला सवाल। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हम सभी को पता है कि इस सवाल के अंदर हम सबसे पहले होल स्क्वायर को खोलेंगे, मतलब उसके ऊपर पूरा स्क्वायर हो,
तो हमारे पास एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखना, इधर हम सॉल्व करेंगे इसमें तो a की जगह तो हमको दिया हुआ है साइन ए, b की जगह ये दिया है, इधर भी a की जगह ये दिया और b की जगह ये दिया। वैल्यू को पुट करते हैं तो a स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, तो आएगा 2 साइन ए कोसेक प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है कोसेक स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन इसको खोलेंगे तो कॉस ए का क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 को कॉस ए और सेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस ए सेक ए हो जाएगा प्लस लास्ट में बी का स्क्वायर, तो बी की जगह सेक है तो सेक स्क्वायर है। इस तरीके से हमने पूरे को उतार दिया। अब हमको पता है कुछ सर्वसमीकरण हमको पता होनी चाहिए, सब हम एक साथ लिख लेते हैं कि पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। एक होता है हमारे पास क्या होता है, तो ध्यान से देखना, इधर हम पहले तो इसको चेंज कर रहे हैं, फिर हम करते हैं कि हम कोसेक्स को लिख सकते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपन साइन ए, और फिर हम सेक को लिख सकते हैं 1 अपन कॉस। एक बार इन तीनों को रख देते हैं अपन, तो ध्यान से लिखना, इधर हम तीनों के मान को रखते हैं तो साइन स्क्वायर ए इधर कॉस स्क्वायर ए दोनों हटा दिए और उनकी जगह किसको लिख लिया 1 को। अब देखो 2 साइन ए है, कोसेक्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1 अपन साइन लिख सकता हूँ प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, एक बार तो कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस ये तो हट गया और 2 हमको दिया हुआ है कोसेक इंटू सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपन कोसेक प्लस हम लिख देंगे सेक स्क्वायर। देखो कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया। अब हमारे पास देखो कुछ आइडेंटिटी दो और हमको याद होनी चाहिए, तो क्या होती है देखो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर और हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमको दोनों सर्वसमीकरण क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। जब इस मान को हम इसके अंदर रखेंगे, जब हम इस मान को इसके अंदर रख रहे हैं तो देखना क्या होता है। जब एक का तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2 प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। हम बात करते हैं देखो 1 और 2 3 4 6 7, यहाँ पर 1 और 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए टोटल 7। इधर देखो फिर लाना है हमको टेन स्क्वायर, तो देखो इधर टेन स्क्वायर दिया हुआ है पीछे तो टेन स्क्वायर आएगा, इधर कॉट स्क्वायर दिया हुआ है इधर कॉट स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, अब हमारे पास इसका और का सवाल है, एक बार उसको हम देख लेते हैं। तो देखो आगे हमारे पास और का सवाल है 1 प्लस सेक ए ओपन सेक ए बराबर हमको लाना है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इसमें भी हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे दो तरीके हैं। पहला तो हम एक तरीका मैं बता देता हूँ कि हल करते हैं तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमको पता है क्या है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, यही है। चूँकि हमको पता है कि हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, इस मान को इसके अंदर रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपान कॉस ए और बटे में क्या आएगा 1 अपान कॉस। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि कॉस को 1 में गुणा करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 बटे क्या आएगा तुम्हारा कॉस ए। नीचे हम ध्यान देते हैं तो 1 अपन कॉस का 1 अपन कॉस ए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉस ए से तो कॉस ए कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या निकला कॉस ए प्लस 1 बटे 1। अब हमारा उत्तर तो 1 माइनस कॉस आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि अंश व हरों में 1 माइनस
ए का क्या करने पर, गुणा करने पर। अब सुनना ध्यान से है ना, गुणा करने पर। तो हम देखते हैं cos a प्लस 1 है और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस cos a का भी हम यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। अब सुनना, नीचे क्या लिखेंगे, सॉरी नीचे भी लिखेंगे 1 माइनस cos a, क्योंकि दोनों तरफ करना होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो हम पाते हैं कि एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो सर्वसंख्या होती है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सुनना, a की जगह तो हमको कौन दिया हुआ है, cos a, और b की जगह हमको किसको दिया है, 1 को। इधर भी हमको देखो, हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos a, तो a इसको मान रहे अपन और b अपन इसको मान रहे हैं, तो इसको भी हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। क्लियर। अब सुनना ध्यान से, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा a का स्क्वायर a और cos स्क्वायर का cos स्क्वायर a। दूसरी चीज, 1 माइनस cos a का 1 से गुणा करोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, cos a। अब हम आगे देखते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर a। ये मान अगर जब इसमें रखते हैं तो ऊपर तो आ जाता है हमारा sin स्क्वायर a और नीचे आ जाता है 1 माइनस cos a। यही होती है हमारी RHS, और हम लिखते हैं LHS बराबर RHS। ये चीज होती है। इस तरीके से हमने इसका और वाला क्वेश्चन भी प्रूव करके बताया। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हम ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से। क्या है सवाल, 1 प्लस sec a और 1 sec a बराबर क्या लिखना है, sin स्क्वायर a 1 माइनस cos a। इसको अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरफ इसको सॉल्व करते जाएंगे, इस तरफ इसको सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हम लिखेंगे sec a को लिखेंगे 1/1 cos a, ठीक है। और यहाँ पे हम चूंकि करेंगे कि sin स्क्वायर a को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं तो 1 प्लस sec को लिख सकते हैं 1/1 cos a और नीचे लिखेंगे 1/1 cos a। क्लियर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो भी आगे करके आए हम cos a प्लस 1/1 cos a, cos a का 1 से गुणा करो cos a और 1 का 1/cos a आ गया, और 1/1 क्या आ गया, cos a से cos a कैंसिल हो गया। अब सुनना ध्यान से, इस तरफ तो हमारे पास बचता है, इस तरफ हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cos a प्लस 1/1 नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब ऐसा ऐसा इस तरफ लाना है तो देखो sin स्क्वायर a को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। अब हमारे पास इसको अगर मैं स्क्वायर लिखूँ तो भी लिख सकता हूँ, तो होती है सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लिखते हैं a प्लस b a माइनस b। अब सुनना, a की जगह तो है हमारे पास ये और b की जगह है हमारे पास ये। तो वैल्यू जब हम लिखते हैं तो एक बार तो लिखेंगे 1 माइनस cos a और एक बार लिखेंगे 1 प्लस cos a, ठीक है। और नीचे आएगा 1 माइनस cos a। इधर देखो 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल हो गया और बचा क्या 1 प्लस cos a, और कितनी बार हुआ तो एक बार। तो इस तरफ और इस तरफ बराबर हो गया तो कह सकते हैं LHS बराबर RHS। आपको ये समझ में आया तो ये सॉल्व कर सकते हो, आपको ये समझ में आया तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। दोनों के आंसर हमारे सेम ही होते हैं। क्लियर। हमने आगे 16वां क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां हमारा सांख्यिकी से है, जहां से हमको बहुलक भी पूछ सकता है और माध्यक भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुलक, हम दोनों ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं माध्यक, ठीक है। माध्यक के लिए क्या है, जो इस अक्षरों की संख्या दी है उसी को कहते हैं अपन वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है, अब ये हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है 1 से 4, 4 से 6, सॉरी वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से दे रखा है 19। ये हमारा 19 है।
ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये थोड़ा मिसप्रिंट है। अब हमको इससे जो वैल्यू दी है वो हमारी होती है एफ की, तो हमारे एफ का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6, 30, 40, 16, 4। माध्यम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सीएफ, जिसको कहते हैं संचय बारंबारता। कैसे निकालते हैं, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू इसको 6 ही लिखना है, उसके साथ नीचे वाली वैल्यू जोड़नी है 6 प्लस 30, कितना हो गया 36। 36 में हम फिर नीचे जोड़ेंगे 40 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 76। 76 में हम जोड़ेंगे 16, तो 76 प्लस 16 हमारे पास हो जाएगा 82 और 92 मतलब 92 में हम जोड़ेंगे 4 को, तो 92 प्लस 4 हो गया 96, और 96 में हम जोड़ेंगे 4 को, तो ये हो गया हमारे पास 100। कुल वैल्यू हमारे पास n की कितनी आ गई 100, तो ये जो टोटल आया उसको तो हम लिखते हैं n, जो हमारे पास आ गया 100। अब इस n का n/2 निकालेंगे, हमारे सूत्र में चाहिए, तो 100 का आधा कितना होता है 50। अब बताओ 50 से बड़ी संख्या सीएफ में कौन सी है, तो 50 से बड़ी संख्या है उसको क्या कर देना है, गोला लगाना है 76। इसके जस्ट ऊपर वाले वैल्यू को लिखते हैं सीएफ से, तो सीएफ का मान कितना हो गया 36। इस वर्ग अंतराल के अंदर जो एफ का मान होता है वो 40 हो गया, और वर्ग माध्यक वर्ग, इसी को बोलते हैं हम माध्यक वर्ग। तो हमारे पास जो माध्यक वर्ग है वो माध्यक वर्ग हो जाएगा कितना 7 से 10। तो इससे हम निकालेंगे, एक तो एल हमारा हो गया फर्स्ट डिजिट जो आती है आगे 7, और एच इन दोनों में अंतर कितने का है 3 का। अब हम इस पूरे मान को हम माध्यक के सूत्र में रखेंगे, तो माध्यक का सूत्र होता है हमारा एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ। इसको सी एफ भी लिखते हैं, कभी कभी एफ सी भी लिखते हैं ना, बटे एफ इंटू एच। सॉल्व करते हैं, एल का मान हमारे पास आया है 7 प्लस n/2 कितना है 50, माइनस सी एफ कितना निकाला हमने 36, बटे एफ का मान हमको दिया हुआ है 40, इनटू एच का मान हमारे पास कितना है, तो एच का मान है 3। सॉल्व करेंगे 7 प्लस 50 में से 36 गए तो कितने बचे 14, इंटू 3 बटे 40। सॉल्व करेंगे इसको तो 7 प्लस 14 को 14 28 44, 42 में 40 का भाग देना है, और जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ जोड़ देना है। देखो हम यहाँ पर 42 का भाग देते हैं, 45 का नहीं आता है किसी को, तो 2 की टेबल से इसको काटो 21 बार, इसको काटो 20 बार। अब सुनो 21 में 20 का भाग देना है, ठीक है। तो 21 में 20 का भाग कैसे देते हैं हम, तो देखो 21 हम 20 तो 21 तो यहाँ लिखेंगे और 20 हम बाहर लिखेंगे। 20 एकम 20, एक बचा पॉइंट लगा दिया 10। 20 की टेबल में 10 नहीं आते हैं, हमने पॉइंट लगा हुआ है तो 100 कर देंगे, तो 0 यहाँ लगेगा, और हमारा 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और इस तरीके से 1.05 1.05 आ गया। जब इसको इसमें जोड़ते हैं 8.05, तो हमारा इसका जो माध्यक होगा वो 8.05 होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आगे अपन बात करते हैं बहुलक की, तो कैसे सॉल्व करते हैं बहुलक को, तो देखना इधर बहुलक के लिए हमको सबसे पहले वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, और वर्ग अंतराल और दिया हुआ है हमको बारंबारता है। क्या दी हुई है वर्ग अंतराल, तो ध्यान से देखना है। वर्ग अंतराल हमको दी हुई है 1 से 3, तो हम सॉल्व लिखेंगे 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और 12 से 3 का अंतर है। फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है बारंबारता दी हुई है 7, 8, 2, 2 और 1, तो लिखेंगे 7, 8, 2, 2। बहुलक के लिए हम निकाल रहे हैं बहुलक। बहुलक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एफ का हाईएस्ट मान पर गोला लगाना। हाईएस्ट मान कितना है 8, गोला लगा के इसको क्या लिखेंगे F1। एक के बाद गिनती में क्या आता है 2, तो एक के बाद नीचे कौन है तो F2 है। एक से पहले गिनती में क्या आता है F0 आता है, तो 0 हो गया। तीनों मान निकल गए सूत्र में। अब हमको L निकालना और H निकालना, तो इसका बहुलक वर्ग है वो हमको दिया हुआ है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना दिया हुआ है, तो बहुलक वर्ग दिया हुआ है 3 से 6। तो 3 जो आगे वैल्यू आती है वो तो हमारी L की हो गई, और इन दोनों में अंतर है वो हमारे किसका हो गया H का। अब हमको बहुलक का सूत्र याद रखना चाहिए। क्या सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2
ब्रैकेट 1 इंटू एच। ये सब वैल्यू हम इस सूत्र के अंदर रखेंगे। तो एल का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस, बताओ F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7, हमेशा ये वैल्यू इससे छोटी आएगी 2 इंटू F1 का मान कितना देखो 2 ही दिया हुआ है वो हमेशा आएगा, इंटू F1 का मान कितना दिया हुआ है माइनस F0 कितना है 7 दिया हुआ और माइनस F2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, इंटू H का मान हमारे पास कितना है 3। सॉल्व करेंगे सवाल को तो 3 प्लस ब्रैकेट 8 में से 7 गए तो 1 और 3 बाहर आ जाएगा अंदर, 8 का डबल करो या 2 को 8 से गुणा करो, 8 की टेबल 2 बार आए तो वो बोलो जो आपको समझ में आए। तो 2 की टेबल 8 बार बोलेंगे तो 16 और पीछे वाली दोनों वैल्यू माइनस माइनस के तो जुड़ जाएगी और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। 7 और 2 कितना हो गया 9। आई बात समझ में। 3 प्लस ब्रैकेट 1 इंटू 3 होता है, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बच गए। अब हमको 3 में 7 का भाग देना है तो यहाँ हम 3 यहाँ हम 7 लिखेंगे और यहाँ 3 नहीं जाता है, पॉइंट लगा दिया और 30 हो गए। 7 चौके 28, कितने बचे 2, पॉइंट लगा हुआ है क्या लगा दिया 0 लगा दिया। अब देखो 7 दूनी 14, कितने बचे 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा। 7 चौके 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 बटे 56, 7 की टेबल कितनी बार 8 बार, कितना है 56, फिर क्या बचे 4। ऐसे ऐसे ये भाग जाता रहता है पर हमको 2 डिजिट तक मान निकालना है। 2 8 से बड़ा है तो ये इससे 1 इकाई दे देगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.01, कितना आ जाएगा 4 3 हो जाएगा, ये 2 है तो 1 बढ़ जाएगा तो आंसर आएगा 3.43, 3.43 हमारा बहुलक आ जाएगा। इस तरीके से हमने आज सेक्शन सी के चारों क्वेश्चंस कंप्लीट किए और हमारा सेक्शन सी जो है जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं और जो 12 नंबर का है और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा जो आता है वो 3 नंबर का आता है। इस तरीके से हमने सेक्शन सी को आज हमारे पार्ट 4 जो वीडियो का है उसमें कंप्लीट किया। आगे पार्ट 5 में हम खंड द को लेके आएंगे हमारे मॉडल पेपर फर्स्ट का। इसी तरीके के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे द ऑन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें बच्चों के पास जो अभी हाल 2026 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है।